कहानी का नायक जो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसके जीवन में एक ऐसी परेशानी आती है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन परेशानी भी ऐसी होती है जिसका जिक्र वो शायद ही किसी से कर सकता था। क्या होगा नायक के साथ, आइए जानते हैं इस कहानी में। रात्रि का समय शुरू हो रहा था। चारों ओर घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में तारे कम थे, क्योंकि बादलों ने उनका रास्ता रोक रखा था। आसमान से ओस की बूंदें धरती पर गिर रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैला हुआ था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं बादलों के देवता नीचे जमीन पर उतर आए हो। कुत्ते भी भौंकना छोड़कर एक कोने पर दुबक कर कुकू कर रहे थे। हवा के एक ठंडे झोंके से उनका शरीर सिहर उठता। बड़ी दयनीय स्थिति थी। वही नायक भी अपने घर में बैठा अपने परिवार के साथ हीटर की गर्मी ले रहा था। हालांकि उसके बदन पर महंगे ऊन से बनी स्वेटर थी, लेकिन उस कड़ाके की ठंडी में वह भी अपने आप को छोटा महसूस कर रही थी। उस ठंड के मौसम में हीटर की गर्मी बड़ी सुहावनी लग रही थी। रात के 10 बज रहे थे। नायक की आंखें भारी होने लगी थी, लेकिन नायक उस हीटर की गर्मी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन 4-5 बार नायक के झपकियां लेने के बाद एक आवाज आई, बेटा रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ये आवाज उसकी मम्मी स्वर्णा देवी का था। नायक जी माँ बोलकर उघासी लेते हुए सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी नींद एक झटके में छूमंतर हो गया। उसकी आंखें बस एकटक कमरे के अंदर देखती रही। कमरे के अंदर एक खूबसूरत लड़की बिस्तर पर बहुत ही मादक अंदाज में बैठी हुई थी। उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि स्वयं स्वर्ग की अप्सरा भी शर्मा जाए। उसकी सुंदरता के सामने उर्वशी और रंभा भी फीकी थी। उसकी नीली आंखें इतनी मनमोहक और आकर्षक थी कि कोई भी मोहित हो जाए। उसके काले और घने लंबे बाल जो काफी मुलायम थे, बिस्तर को छू रहे थे। उसके मखमली और मुलायम होंठ इतने रसीले थे कि कोई भी उससे नजरें नहीं चुरा सकता। उसका गठीला बदन जिस पर एक निशान भी नहीं था, कोई भी उस पर अपनी जान न्यौछावर कर सकता था। नायक वहीं खड़ा उस सुंदरी को देखता रहा। जब उसकी नजर उसकी आंखों पर पड़ी तो वो जैसे उस पर डूब गया। जीन्स टॉप पहने वो लड़की पहले तो नायक को देखती रही, फिर मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठी और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। नायक जैसे उसकी आंखों की गहराई से बाहर आया, लेकिन फिर जब उसके बदन को देखा तो उस पर मोहित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे विधाता ने हजारों वर्षों की मेहनत से उस सुंदरी के शरीर को बनाया हो। नायक उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ अचानक रुक से। नायक सोचने लगा, ये इतनी नाजुक और कोमल है जैसे कोई मोम का पुतला हो, कहीं मेरे छूने से पिघल न जाए। नायक यही सोच विचार कर रहा था कि उस सुंदरी ने नायक के हाथों को स्पर्श किया। नायक को जब उस सुंदरी का स्पर्श मिला तो नायक के शरीर में एक बिजली सी दौड़ पड़ी, जिसके बाद नायक ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया तो नायक के मुख से अनायास ही कुछ शब्द निकल पड़ा। वाह, कितना कोमल और मुलायम हाथ है, बिल्कुल किसी गद्दे जैसा। सच में उस लड़की की मधुर आवाज आई। इस आवाज से जैसे नायक को होश आया। वो हड़बड़ाते हुए बोला, आप कौन हैं और ये यहाँ मेरे कमरे में कैसे आई? नायक परेशान सा हो गया। वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और देखने लगा कहीं मम्मी पापा तो नहीं है। फिर तेजी से उस लड़की के पास आकर बोला, बताइए कौन है आप और यहाँ कैसे पहुंची? अगर मेरे मॉम डैड को पता चला तो वो तो मेरी जान ले लेंगे। नायक के चेहरे पर चिंता और परेशानी की लहर दौड़ पड़ी। इस कड़ाके की सर्दी में भी उसके शरीर से पसीना निकलने लगा।
नायक को यूं परेशान होते देखकर उस सुंदरी कन्या ने अपने उंगलियों से नायक के मुंह को बंद किया और मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो तुम्हारी ही हूँ मेरे राजा, भूल गए तुम ही तो मुझे लाए थे वहां से, अब से मैं तुम्हारी हूँ। जवाब सुनकर नायक हक्का बक्का रह गया। मैंने आपको कब लाया और आप ये क्या बात कर रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ जाओगे, वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, फिर अपने कपड़े उतारने लगी, जिसे देखकर नायक बोला, आप कपड़े क्यों उतार रही हो? वह लड़की नशीली आंखों से नायक की ओर देखते हुए बोली, आपको कुछ दिखाना है क्या दिखाना है? नायक परेशान होते हुए बोला। वह लड़की अपने जिस्म में बचे आखिरी वस्त्र को उतार कर नायक के चेहरे पर फेंक दिया और वासना भरी निगाहों से नायक की ओर देखते हुए बोली, जन्नत दिखाना है तुम्हें। नायक जैसे उस लड़की के शरीर को देखकर मोहित सा हो गया, उससे उस लड़की के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। वही वह लड़की नायक की ओर बढ़ी, उसके चेहरे पर वासना और हवास दोनों झलक रहा था। उस लड़की ने नायक को बिस्तर के पास ले गई और उसके पूरे कपड़े उतार दिए, साथ ही उसे बिस्तर पर गिरा दिया और अपने सुडौल और आकर्षक बदन को नायक के हवाले कर दिया। एक जिस्म से जब दूसरा जिस्म टकराया तो जिस्म की गर्मी और बढ़ गई। उस कड़ाके की ठंड में भी उनसे ठंडी कोसों दूर थी। काफी देर तक उस कमरे की लाइट जलती रही। रात के 3 बजे बज रहे थे। चारों ओर घोर सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड इतनी थी कि चांद भी अपने घर में जा छिपा था कि तभी नायक के कमरे से एक साया उठा और दरवाजा खोलकर सड़क पर आ गया और तेज गति से आगे बढ़ने लगा। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहे थे। वह साया पास वाले एक कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगा। उस पूरे सड़क में एक ही स्ट्रीट लाइट थी जो अब तक सही सलामत थी, लेकिन उसका भी अंतिम समय आ गया था। वह 1-2 सेकंड में कभी जल रहा था तो कभी बंद हो जा रहा था। वह साया तेजी से उस स्ट्रीट लाइट के पास से गुजरी, लेकिन तभी लाइट बंद हो गई। जब 1 सेकंड के बाद लाइट ऑन हुई तो वह साया गायब हो चुकी थी, लेकिन दूर कब्रिस्तान से हल्की हल्की लेकिन एक बहुत ही भयानक आवाज आ रही थी, जो किसी लड़की की आवाज लग रही थी। वह आवाज थी, मैं कल फिर वापस आऊंगी। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से नायक की नींद पर खलल पड़ी। वह अपने आंखें मलता हुआ बिस्तर पर ही बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलकर अपने आप को देखा तो हैरान रह गया। वह बिस्तर पर बिल्कुल निर्वस्त्र पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था सिवाय एक मोटी रजाई जो बिस्तर से नीचे गिर चुका था। अपने आप को उस हालत में देखकर नायक याद करने की कोशिश करने लगा कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। तभी उसे वह लड़की और वह सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा जो कल रात को उसके साथ हुआ था। वह सब याद आ गया, जिससे वह थोड़ा डर गया कि वह लड़की कौन थी और एक अनजान लड़के के साथ शारीरिक संबंध कैसे बना सकती है। खैर, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन अगर इसके बारे में मेरे परिवार वालों को पता चला तो वह लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया और क्यों? नायक अपना सर पकड़कर बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था कि तभी एक आवाज के साथ दरवाजा तेजी के साथ खुल गया। सामने एक बेहद सुंदर और खूबसूरत लड़की साड़ी पहने हुए दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश हुई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि नायक को कुछ समझ नहीं आया, जिससे वह अपने निर्वस्त्र बदन को ढक नहीं पाया। वो लड़की अब नायक के बिल्कुल सामने थी। नायक आश्चर्य से उस लड़की की ओर देख रहा था और वो लड़की नायक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं उस लड़की के मुंह से बस एक ही आवाज सुनाई दिया, देवर जी। क्या होगा अब, और ये सब कैसे और क्यों हुआ? कौन थी वो लड़की जो रात में मिली थी, वो कहाँ चली गई? अब आगे। शरद ऋतु की सुनहरी सुबह। चारों ओर हल्की हल्की धूप छाई थी। खेतों में सरसों के सुगंधित पुष्प लहलहा रहे थे, जिन पर मधुमक्खियां बैठे उनका रसपान कर रहे थे। उनकी सुंदरता मन को मोहित कर रही थी। महुए के पेड़ पर बैठी कोयल अपनी मधुर आवाज में कू कू कर रही थी।
मुर्गे बाग देकर सुबह होने का संदेश दे रहे थे। ग्रामीण किसान खेतों में जाकर अपना पैतृक कार्य कर रहे थे, लेकिन शहर में इसके बिल्कुल विपरीत बड़े बड़े कारखानों से निकलते धुएं वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। शहर की भीड़ और शोर शराबे से स्वस्थ जीवन जीना अति कठिन है। उसी परिस्थितियों का सामना करते हुए शहर के लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। दिवाकर कॉलोनी, जो उस शहर का सबसे अच्छा कॉलोनी माना जाता था, सुबह के 7 बज रहे थे। रोशनी की हल्की किरण उस कॉलोनी के एक बड़े से फ्लैट के एक कमरे के खिड़की से होते हुए नायक के चेहरे पर पड़ रही थी, जो अभी भी नींद के आगोश में सोया हुआ था। 20 साल का सुंदर, सीधा लेकिन उलझा हुआ नायक सपनों की दुनिया में खोया हुआ था कि तभी उसका चेहरा कभी खुश तो कभी दुखी हो जाता। देखने से ऐसा लगा रहा था जैसे वो किसी कश्मकश में फंसा हुआ था। स्कूल का वो आखिरी दिन, सभी बच्चे खुशी खुशी विद्यालय से अपने घर लौट रहे थे। वहीं कुछ बच्चे एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे, तो कुछ बच्चे अपने टीचर्स के पैरों को छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। उस शहर का नामी विद्यालय, जो काफी विशाल था और सामने सरस्वती माँ की मूर्ति बनी हुई थी, जो ज्ञान का प्रतीक था। उस विद्यालय में सभी बच्चे एक दूसरे के साथ बात करने में व्यस्त थे, सिवाय एक बच्चे के, और वो था नायक। वो उन सब से दूर बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके बचपन के दोस्त आदि और सोनू उसके पास आए और उसके बगल में बैठे। उसे यूं अकेला खामोश बैठा देखकर वो दोनों बोले, नायक क्या हुआ, तू ऐसे अकेले क्यों बैठा हुआ है? नायक, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। ये सुनकर आदि बोला, देख हम तीनों बचपन के लंगोटिया यार हैं, आज तक हम तीनों ने कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छुआई। अब क्या तू हमें नहीं बताएगा तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? नायक, यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा परेशान हूँ। सोनू, तो कैसी बात है, जरा हम भी तो सुने, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमारे भाई को परेशान कर रहा है? नायक, आरती। आदि, आरती हमारी क्लासमेट आरती। सोनू, अरे यार वो तो बिल्कुल सीधी सादी है, उससे तुझे क्या परेशानी है? नायक, यार तुम दोनों जानकर भी अनजान बन रहे हो। तुम दोनों जानते ही हो कि मैं उससे बचपन से ही बहुत पसंद करता हूँ। सोनू, हाँ पता है हमें, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, जाकर बोल डाल उससे अपने दिल की बात। नायक, मैंने ई बार उससे इशारों में ये बात कहना चाहा, लेकिन वो कुछ रिस्पांस ही नहीं देती। आदि, देख भाई, हम कोई प्रेम गुरु तो नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि लड़कियां कभी भी ये बात सबके सामने नहीं कहती कि उसे तुमसे प्यार है। हमें ही जानना होता है कि वो हमसे प्यार करती है या नहीं। नायक, वो कैसे, हमारे पास कोई मशीन तो नहीं है जिससे हमें पता चले वो हमसे प्यार करती है या नहीं। सोनू, है देख, सिर्फ मुंह से आई लव यू बोल देने से प्यार नहीं होता। असली प्यार तो सामने वाले के आंखों में होता है। अगर वो कुछ बोल नहीं रहा है, फिर भी तुम उसके आंखों में देखकर जान सकते हो कि वो तुमसे कितना प्यार करती है या उसके अंदर तुम्हारे लिए कितना प्यार है। नायक, ओह समझ गया, मैं कल ही उससे अपने दिल की बात करूंगा। आदि, अबे कल नहीं, आज। वो देख, तुम्हारे दिलों की धड़कन अपने दोस्तों के साथ बात कर रही है, यही मौका है, जा कह दे उससे अपने दिल की बात। सोनू, आज विद्यालय में हमारा आखिरी दिन है, अगर आज तूने उसे अपने दिल की बात नहीं बताई तो वो हमेशा हमेशा के लिए तुझसे दूर चली जाएगी। कल सुबह ही वो अपने घर जा रही है, जो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। ये सुनकर नायक वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंखों में आंसू आए, लेकिन तभी वो तेजी से उठा और सोनू की तरफ देखते हुए बोला, अबे लेकिन वो तो मेरे ही कॉलोनी में रहती है। सोनू, अबे ऐसे ही तेरा जोश बढ़ाने के लिए बोल दिया था। अब तू जा रहा है या नहीं?
आदि देख, अगर तुम उसे अपने दिल की बात नहीं बताओगे तो मैं जा रहा हूँ उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने। नायक ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नायक ने अपने बाल वाल ठीक किए और फिर उस लड़की की ओर निकल पड़ा। वो लड़की स्कूल ड्रेस में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंखों पर प्यारा सा चश्मा जो उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रहे थे। गालों पर छोटे छोटे डिंपल, हिरनी जैसी आंखों पर हल्का काजल, होंठ जैसे गुलाब के नाजुक पंखुड़ियां। पीठ पर फ्रोजन के ओला के फोटो वाला बैग लिए वो अपने दोस्तों से बातचीत कर रही थी कि तभी नायक उसके पास गया और हिम्मत करके बोला, आरती। आरती, हाँ। नायक, तुमसे कुछ बात करनी थी। आरती, हाँ बोलो ना। नायक, यहाँ नहीं, अकेले में। आरती, नायक, प्लीज आरती, बस 5 मिनट। आरती, ठीक है। नायक उसे विद्यालय के एक कमरे में ले गया। थोड़ी देर तक वो बेंच पर खामोश बैठे रहे। फिर नायक आरती को देखते हुए बोला, आरती, हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। साथ खेले, साथ बड़े हुए। लेकिन इतने दिन साथ रहते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब तुमसे प्यार करने लगा। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तुम्हारे साथ मुझे वो सुकून मिलता है जो मुझे अपने माँ के गोद में मिलता है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम्हें भी मेरे साथ रहने पर ऐसी फीलिंग आए। आरती बस अपनी नजरें झुकाए उन सभी बातों को ध्यान से सुन रही थी कि तभी नायक प्रपोज करने के अंदाज में झुका और आरती की ओर देखते हुए बोला, सभी अपने प्रेमी को प्रपोज करने के लिए आई लव यू बोलते हैं। वैसे मैं नहीं कहूँगा और ना ही ये कि क्या तुम मेरे पोतों की दादी बनोगी। मैं कहता हूँ, क्या तुम मेरे नाम का सिंदूर अपने मांग पर लगाओगी। आरती ये सुनकर थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर अपने मांग पर लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे अपने माँ से भी ज्यादा प्यार करोगे? क्या तुम मुझे अपनी माँ से पहले अहमियत दोगे? अगर हाँ तो मैं तैयार हूँ। नायक ये सुनकर वहां से जाना लगा। फिर दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़कर बोला, माँ से ज्यादा प्यार तो मैं कभी किसी से कर ही नहीं सकता और ना ही कभी करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें अब बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे अंदर मुझे अपनी माँ दिखाई देती है। नायक के आंखों से आंसू बह चले। वो वापस मुड़ा और जाने लगा। तभी आरती तेजी से उस कमरे से निकलकर नायक के पास आए और उसे गले से लगा लिया। हाँ, मैं तुम्हारे नाम की सिंदूर अपने मांग पर जरूर लगाऊंगी। नायक खुशी से झूम उठा। उसने जब आरती के आंखों में देखा तो उसके लिए उसके आंखों में प्यार का समुंदर था। आरती रोते हुए नायक के पेट पर एक घूंसा मारते हुए बोली, खून कितने साल निकाल दिए इन शब्दों को बयां करने में। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। नायक कह तो देता, लेकिन मुझे डर था तुम कहीं मेरे प्यार को ठुकरा ना दो। आरती ऐसे कैसे ठुकरा देती? और अगर मैं मना कर भी देती तो तुम मुझे डांट कर मना भी तो सकते थे। नायक, अच्छा जी, मान गई, तब भी इतना भारी घूंसा जड़ दिया। अगर डांटता तो तुम तो मुझे मार ही डालती। आरती नायक के पेट को देखते हुए बोली, मैंने तो प्यार से मारा था, जोर से लग गया क्या? दिखाओ। नायक उसे अपने बाहों में भर लेता है और उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहता है, ये चोट तो भर जाएगा, लेकिन इस दिल पर इंतजार का घाव बना है, उसे तुम्हें ही भरना होगा। आरती, जो हुकुम मेरे आका। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। नायक का चेहरा अब खुशी से भर गया था। वह नींद की गहराइयों में और खोने लगता है कि तभी उसकी माँ की आवाज से वो जाग जाता है। माँ, उठो बेटा, 7 बज गए हैं। तेरे बाबूजी किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए उनकी जगह आज तुम ही जल्दी से तैयार होकर अपने फैक्ट्री में चला जा। माँ, मैं नहीं जाने वाला, भाई को भेज दो ना। नायक अंगड़ाई लेते हुए फिर सो गया।
माँ ने उसे फिर से जगाया, जाना बेटा, तुझे कौन सा काम करना है, तुम्हें बस मजदूरों को देखना है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। मैं तेरे भाई को बोल देती, लेकिन वो कल शाम को बहुत थक गया था, इसलिए अभी तक सोया है। लेकिन नायक की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तब माँ उसके पास बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, इस घर का नन्हा शैतान कैसे नखरे दिखा रहा है, जरा देखो तो। नायक, मम्मा। माँ, अब जा भी इतना बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहता है। नायक उठा और बाथरूम में घुस गया, फिर तैयार होकर कमरे में आया और मोबाइल उठाकर एक नंबर पर कॉल करने लगा। नंबर कल्लू हलवाई के नाम से सेव था। कॉल रिसीव होते ही नायक बोला, गुड मॉर्निंग जानू। गुड मॉर्निंग मिले बाबू, उधर से आवाज आई जो आरती की थी। वो फिर बोली, उठ गया मेरा बच्चा। नायक, हाँ मम्मा। ओह सॉरी, हाँ बेबी उठ गया। अच्छा सुनो ना जानू, मैं हमारे कारखाने जा रहा हूँ, तुम भी तैयार रहना, बहुत दिन हो गए हैं एक साथ वक्त बिताए। आरती, ठीक है मेरे बाबू, लेकिन मैं ज्यादा देर तक आपके साथ नहीं रह सकती, ठीक है। नायक नाराज होने का नाटक करते हुए बोला, अच्छा जी, अब हमारे लिए आपके पास समय नहीं है। आरती, अरे ऐसी बात नहीं है बाबू। नायक बीच में ही बोल पड़ा, जाओ मैं आपसे बात नहीं करता। आरती, अरे नहीं बाबू प्लीज, ऐसा नहीं है। आरती कुछ कह पाती इससे पहले ही नायक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर निकल आया। अब देखता हूँ तुम कैसे भागी भागी मेरे पास आओगी और मुझे मनाओगी, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं मानने वाला। नायक डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ता है, वहाँ उसकी माँ पहले से ही वहाँ बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर वो बोली, आ बैठ, मैंने तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। नायक, बस ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, अपना ये प्यार अपने लाडले के लिए बचा कर रखिए। माँ, अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तू ही तो मेरा लाडला बेटा है। नायक, मैं नहीं, वो जो कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसे ही सारा प्यार और दुलार दीजिए। माँ, पागल कैसी बात कर रहा है, मैंने कभी तुम दोनों में कभी फर्क किया है क्या, तुम दोनों ही मेरी जान हो। नायक, अच्छा तो आजकल आप उसी पर क्यों ध्यान दे रही हैं? पापा को भी देखो तो सारा समय उसी के साथ रहते हैं, आप उसे ही लेकर बाहर जाती हैं, मुझे नहीं। माँ, ओह तो ये बात है, तभी मैं सोचूं मेरा नन्हा शैतान इतना नाराज क्यों है। अरे गौरव बड़ा हो गया है, इसलिए हमने उसकी शादी करने का सोचा है, इसलिए हमें उसे समय देना पड़ता है। साथ में वो एक फौजी है, वो कभी कभी ही घर आ पाता है, तो उसे उसके हिस्से का प्यार तो देना ही पड़ेगा ना। तुम तो घर में ही रहते हो, इसलिए अपनों से दूर होने का दर्द नहीं समझ सकते। वो इस दर्द को बखूबी समझता है, अभी आया है कब वापस चला जाए पता नहीं। ये कहते हुए माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर नायक तेजी से माँ के पास गया और उनके आंसू पोंछकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था। जब मैं आप लोगों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता तो या तो ये महीनों तक हमसे दूर रहते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा। माँ ने नायक को गले से लगा लिया, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता था तुम समझ जाओगे। नायक, अच्छा माँ, मुझे जल्दी से खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ, ठीक है चल बैठ। थोड़ी देर बाद खाना खाकर नायक बोला, अच्छा माँ, मैं हमारे कारखाने जा रहा हूँ। माँ, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना और छांव में ही रहना। नायक, ठीक है मेरी प्यारी माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। माँ, चल चल, ज्यादा मस्का मत लगा अब। नायक अपने कार की ओर बढ़ा और अपने रोलेक्स घड़ी में समय देखते हुए कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके पार्किंग से सड़क पर आ गया। फोन को ऑन किया तो आरती के 12 मिस कॉल थे।
ये देखकर नायक मुस्कुराते हुए आरती के घर से गुजरा और एक हॉर्न की आवाज देते हुए आगे निकल पड़ा। कुछ देर पर गाड़ी रोककर इंतजार करने लगा। साथ ही म्यूजिक प्लेयर पर कबीर सिंह का गाना चल रहा था। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। तभी उस गाड़ी का दरवाजा खुला और तेजी से एक लड़की गाड़ी में बैठ गई। फिर नायक के पेट पर एक घूंसा मारते हुए वो बोली, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, वो रूठ गए थे क्या? खबरदार, जो फिर कभी ऐसा किया, रूठने का हक सिर्फ हम लड़कियों को है और हमें मनाना तुम्हारा समझे। नायक धीमी आवाज में बोला, ठीक है मालकिन। कुछ देर तक एक दूसरे को यूं ही देखने के बाद दोनों मुस्कुराने लगे। फिर नायक को आरती को अपने गले से लगाया और उसके गाल पर एक किस किया। फिर नायक बोला, मैं कितनी भी कोशिश करूं नाराज होने की, लेकिन तुम मना ही लेती हो। तुम्हारी बातों में पता नहीं क्या जादू है, जिसे सुनकर मेरी सारी नाराजगी दूर हो जाती है। आरती, अच्छा। नायक, हाँ तुम्हारी कसम। अच्छा, एक किस दो ना अपने गुलाबी होठों से। आरती, इतनी भी क्या जल्दी है मेरे सोना, थोड़ा इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। नायक मुंह बनाते हुए, और कितना इंतजार करूं, वैसे भी ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाता है। आरती, अच्छा ठीक है बाबा। आरती नायक के होठों पर एक लिप किस करती है, फिर मुस्कुराती हुई बोली, अब खुश? नायक, नहीं, बहुत ज्यादा खुश। आरती, अब क्या यही रुकने का प्लान है? नायक, नहीं मेरी जान। आरती, तब चलो फिर। नायक और आरती फैक्ट्री की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं और कुछ ही समय में वो फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। नायक आरती को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है और नायक गाड़ी पार्क करके वापस आरती के पास आ जाता है और दोनों एक साथ फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचते ही एक 55 साल का आदमी, जिनका नाम राम पटेल था, वो नायक को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ? नायक भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ काका, आज पापा किसी काम से बाहर गए हैं तो मैं ही चला आया। काका, चलो अच्छा हुआ छोटे मालिक, बहुत दिन हो गए थे आपको देखे। उस बात को सुनकर नायक थोड़ा नाराज होते हुए बोला, काका, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे छोटे मालिक कहकर मत बुलाया कीजिए। आप मेरे काका जैसे हैं, इसलिए मुझे नायक या बेटा कहकर बुलाया कीजिए। काका जी छोटे मालिक। ओह, मतलब नायक बेटा। नायक, कोई बात नहीं। फिर नायक आरती की ओर देखते हुए बोला, काका, ये आरती है मेरी दोस्त, फैक्ट्री देखना चाहती थी तो साथ ले आया। आरती भी मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते अंकल। राम काका, नमस्ते बेटी। ये तो अच्छी बात है जो आप भी नायक बेटे के साथ आ गई। नायक, अच्छा काका, आरती के बारे में पापा से कुछ मत कहिएगा, वरना वो मुझे बेवजह डांटने लगेंगे। काका, ठीक है बेटा, नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप लोग अंदर ऑफिस में बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय समोसे का इंतजाम करता हूँ। राम काका मुस्कुराते हुए चले गए। वहीं आरती भी नायक के साथ ऑफिस रूम की ओर चले। ऑफिस काफी बड़ा था, डेकोरेशन भी काफी अच्छा था। दीवार पर नायक के दादाजी और दादी जी की फोटो लगी थी और बाकी सभी वस्तुएं वास्तु के अनुसार रखी गई थी। एक बड़े से टेबल और उसके पीछे एक बड़ी सी चेयर थी। नायक आरती को लेकर उस चेयर पर बिठा देता है, जिससे आरती झिझकते हुए बोली, अरे यार, ये आपके पापा की चेयर है, मैं इस जगह पर कैसे बैठ सकती हूँ? नायक, मैं तो बैठ सकता हूँ ना। आरती, हाँ तुम उनके बेटे जो हो। इतना सुनते ही नायक चेयर पर बैठ जाता है और आरती को अपने गोद पर बिठा देता है।
आरती शर्माते हुए बोली, बदमाश। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरती झट से नायक से अलग हो गई, साथ ही नायक भी जल्दबाजी में कहता है, कौन है? बाहर से आवाज आती है, बेटा मैं हूँ। नायक, ओह काका आप हो, आइए ना अंदर आइए। राम काका अंदर आते हैं। उनके हाथ में 2 थैले थे। वे टेबल पर थैले को रखकर उसमें से चाय समोसे निकालते हैं। नायक, वाह राज रेस्टोरेंट के मसालेदार समोसे। आपको याद है मुझे ये समोसे कितने अच्छे लगते हैं। काका, हाँ बेटा ये कैसे भूल सकता है। नायक और आरती मुस्कुराने लगते हैं। काका, अच्छा बेटा आप लोग नाश्ता करो, मैं कर्मचारियों को देखकर आता हूँ। नायक, नहीं काका पहले आइए हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए, फिर साथ में उन्हें देखने चलेंगे। काका, अरे नहीं बेटा आप लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है। नायक बनावटी मुंह दिखाते हुए बोला, अच्छा लगता है आप मुझे अपना नहीं समझते इसलिए हमारे साथ नाश्ता नहीं कर रहे। काका, अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। आरती, तो फिर आइए ना अंकल, साथ में नाश्ता करते हैं। नायक को तो आप जानते ही हैं, वो एक बार किसी बात को लेकर जिद करता है तो उस पर अड़ जाता है। काका, अच्छा बाबा ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं, लेकिन अगर समोसे कम पड़ जाए तो मुझे मत कहना। तीनों एक साथ हंस पड़ते हैं। फिर तीनों एक साथ नाश्ता करते हैं। फिर कुछ देर बाद पूरी फैक्ट्री घूमने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद नायक राम काका को फैक्ट्री देखने के लिए कहकर फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं। नायक पार्किंग से गाड़ी निकालता है और फिर आरती को गाड़ी में बैठने के लिए बोलना है। आरती गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों वापस आने लगते हैं। कुछ देर बाद नायक पहले अपनी आंखें बंद कर आरती के आंख बंद करते ही नायक उससे एक खूबसूरत सी पहाड़ी की ओर ले जाता है जहां का माहौल शांत और आकर्षक था। वहां गाड़ी रोककर नायक आरती को उस पहाड़ के पास ले जाता है और फिर आरती से अपने आंखें खोलने के लिए कहता है। आरती आंखें खोलकर देखती है तो उसे वो दृश्य काफी अच्छा लगता है। सूरज की रोशनी ठंडकता को दूर कर रहे थे। इस मौसम में सूरज की रोशनी बहुत सुहावनी लगती है क्योंकि ठंड के मौसम का आगाज हो चुका था। नायक वहीं बैठ जाता है। वही आरती भी नायक के गोद में सर रख कर लेट जाती है और आंखें बंद करके नायक की बातें सुनने लगती है। वहीं नायक आरती के सर पर उंगलियां फेरते हुए बातें करने लगा। कुछ समय बाद नायक, आरती बेबी सोई क्या? जानू। आरती आंखें मलते हुए उठी, क्या हुआ? नायक, यार आप सो गए थे। आरती, हाँ इस सुनहरे धूप में कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। अब चलो घर चलते हैं, वैसे भी काफी समय हो गया है। नायक, हम चलो। नायक और आरती गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी तेजी से आंखें आगे बढ़ जाती है, लेकिन आधे रास्ते में जाकर नायक गाड़ी रोक देता है। आरती, क्या हुआ? नायक, भूख लगी होगी, चलो गर्मा गर्म भुट्टा खाते हैं। आरती, हम चलो। दोनों भुट्टा खाने लगते हैं। तभी नायक की नजर पास बैठे एक बच्चे पर पड़ी जो बारिश के पानी से भीग चुका है और उसी कपड़ों को पहने हुए ठिठुर रहा था और मदद की आस में सामने गुजर रहे लोगों को देख रहा था। नायक से रहा नहीं गया, उसने 4-5 भुट्टे और लिए और उस बच्चे के पास चला गया और उस देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठो हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बच्चा ठिठुरते हुए बोला, मम्मी पापा मुझे छोड़कर ऊपर भगवान जी के पास चले हैं, मेरा कोई नहीं है। मम्मी रोड पार करते हुए बस से टकरा गई और पापा तो बचपन में ही भगवान के पास चले थे। नायक की आंखें भर आई। उसने तुरंत अपना ऊनी जैकेट निकाला और उस बच्चे को पहना दिया और फिर वो सारे भुट्टे उसके हवाले कर दिया। ये लो बच्चे, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। फिर अपने मोबाइल से अनाथ आश्रम फोन करके उस बच्चे के बारे में बताया और कुछ ही समय बाद अनाथ आश्रम वालों ने उस बच्चे को अपने साथ ले गए। उस बच्चे के जाने के समय नायक ने कहा, अच्छे से रहना बच्चे।
वह बच्चा मुस्कुराते हुए नायक की ओर देखने लगा, फिर उनके साथ चला गया। वहीं नायक वापस आरती के पास वापस आ गया। फिर वो दोनों गाड़ी की ओर बढ़ चले। गाड़ी में आरती को बिठाकर नायक भी अपने ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ा। तभी एक आवाज आई, नायक वहीं रुककर आवाज जहां से आए उधर देखने लगा। तभी नायक की नजर उस शख्स पर पड़ी जिसने आवाज दी थी। अब वो नायक की ओर बढ़ रहा था। नायक उसे देखकर परेशान हो गया। आरती नायक को यूं परेशान देखकर बोली, क्या हुआ नायक? नायक परेशान होता हुआ बोला, आरती प्लीज बाहर मत निकलना, वो श्याम शर्मा है, मेरे पापा के सबसे जिगरी दोस्त। अगर उन्होंने मुझे किसी लड़की के साथ यानी तुम्हारे साथ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। नायक असमंजस में पड़ा था कि शर्मा अंकल की तरफ से दोबारा आवाज आए, अरे बेटा नायक। नायक घबराते हुए बोला, हाँ अंकल आप वही रुकिए, मैं वही आता हूँ। लेकिन उतने में नायक के बहुत करीब आ गए थे। अंकल कैसे हो बेटा, तुम्हारे पापा कैसे हैं? नायक घबराते हुए बोला, सब ठीक है अंकल, पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं तो उनकी जगह में फैक्ट्री चला गया था, अभी वापस घर जा रहा हूँ अंकल। ये तो अच्छी बात है, आखिर उनके बाद तुम्हें ही तो ये सब संभालना है। और अभी अकेले हो या गाड़ी में तुम्हारे दोस्त हैं? अंकल ने दूर से ही गाड़ी पर एक नजर डाली लेकिन गाड़ी में कोई नहीं दिखा। नायक ने राहत की सांस ली और बोला, अकेले हूँ अंकल। अंकल अच्छा, आज मेरी बहन का इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आज मेरा ड्राइवर भी साथ नहीं आया, प्रीति का एग्जाम है अभी 10 मिनट बाद में। तो परेशान हो गया था कि वह कैसे जाएगी, उसे गाड़ी चलाना भी नहीं आता और यहाँ कोई बस या रिक्शा भी नहीं दिख रहा है। मैं भी उसे नहीं ले जा सकता क्योंकि अभी 2 मिनट बाद इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मेरी बेटा तुम उसे जल्दी से उसके कॉलेज छोड़ दोगे क्या? नायक बोला, हाँ क्यों नहीं अंकल। कहाँ है प्रीति? अंकल ने आवाज लगाई, प्रीति बेटा कहाँ गई हो? पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। नायक कुछ सोचते हुए बोला, अंकल ऑफिस के अंदर ही होगी, आप उसे लेकर आइए, मैं गाड़ी को बैक करता हूँ। ये सुनकर अंकल तेजी से अपने ऑफिस के अंदर गए। तभी नायक तेजी से गाड़ी की ओर भागा और आरती को देखा तो वो पिछले सीट के नीचे छपी थी। नायक ने जल्दबाजी में कहा, सारी यार तुम्हें यही उतरना होगा, अंकल को पता नहीं चलना चाहिए। आरती ने बीच में बात रोक दी, हाँ मैं समझ गई, चिंता मत करो। आरती तेजी से गाड़ी से उतर गई और सड़क के किनारे खड़ी हो गई। तभी शर्मा अंकल प्रीति को लेकर आए। नायक ने जब उसे देखा तो दंग रह गया, अरे ये छिपकली तो सचमुच बहुत खूबसूरत दिख रही है। प्रीति ने नायक को हैक किया और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक गॉड तुम आ गए नायक, मैं तो परेशान हो गई थी। नायक बोला, कोई बात नहीं यार, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। नायक और प्रीति गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। नायक ने बोला, ऑफ ये बिना मौसम के बरसात कैसे होने लगी? नायक आरती की ओर देखने लगा और सोचने लगा, यार बारिश शुरू हो गई और यहाँ कोई बस या रिक्शा भी नहीं चल रहा, आरती घर कैसे जाएगी? तभी अंकल ने आरती को आवाज लगाई, हिलो बेटी, हाँ तुम ही आओ यहाँ जरा सा। आरती और नायक दोनों परेशान हो गए लेकिन आरती को उनके पास जाना ही पड़ा। आरती उनके पास गई। शर्मा अंकल ने आरती से पूछा, बेटी यहाँ अकेले क्या कर रही हो? आरती बोली, वह अंकल टैक्सी का वेट कर रही हूँ लेकिन कोई नहीं दिख रहा, मुझे घर भी जाना है, बारिश भी शुरू हो गई है। शर्मा अंकल बोल, देखो बेटा जमाना बहुत खराब है, ऐसे अकेले मत निकाला करो, अगर तुम चाहो तो गाड़ी में बैठ जाओ, नायक तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। क्यों नायक बेटा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? नायक बोला, नहीं अंकल। शर्मा अंकल बोले, जो बैटरी गाड़ी में बैठ जाओ। आरती, थैंक यू अंकल। आरती भी गाड़ी की पिछले सीट पर बैठ जाती है। प्रीति नायक के बगल में बैठे थे। नायक मन ही मन मुस्कुराता हुआ तेजी से गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में नायक पूछा, तो किस विषय का पेपर है? प्रीति, इंग्लिश का है। नायक मस्ती करते हुए पूछा, पढ़ाई वढ़ाई भी किया है या सिर्फ ऐसे ही जा रही हो मेकअप करके? प्रीति बोली, मुझे समझा क्या है नानू, अच्छा बताओ। नायक बोला, इतनी बड़ी हो गई लेकिन गाड़ी चलाना नहीं आता। प्रीति नायक के हाथ के ऊपर अपने हाथ रखकर बोली, कोई सिखाने वाला ही नहीं है, तुम सिखाओगे क्या? आरती को प्रीति का एवं नायक को छूना अच्छा नहीं लगा लेकिन वह कुछ कर
भी नहीं सकती थी। नायक हंसते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, सिखाऊंगा। कुछ और बातें होती इससे पहले ही प्रीति का कॉलेज आ गया। प्रीति तेजी से नायक को बाय बोलकर निकल गई। नायक भी गाड़ी मोड़कर वापस घर की ओर बढ़ने लगा। नायक आरती से बोल, क्या हुआ बेबी, इतनी शांत क्यों हो? आरती बोली, शांत नहीं रहो तो क्या करूं, और तुम तो अपने खास दोस्त से बात करने में व्यस्त थे। नायक, अरे यार क्या हुआ, वह तो मेरी बचपन के दोस्त है, इसलिए थोड़ा बहुत मस्ती हो जाती है। आरती, हाँ हाँ वह तुम्हारे हाथ में हाथ रखे तुम उसे गाड़ी चलाना सिखाओगे, ये सब तो मजाक की बातें हैं। आरती रूठे हुए स्वर में बोली। नायक गाड़ी रोकर उत्तर और पीछे का दरवाजा खोलकर आरती के पास बैठ गया। चुपचाप आरती को देखने लगा। आरती बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? नायक बोला, तुम्हें खा जाने का मन कर रहा है। आरती ने कुछ नहीं कहा तो नायक ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गाड़ी अभी चलाना सिखाऊंगा। तभी आरती का मोबाइल बजने लगा। फोन आरती के मम्मी का था। आरती ने फोन उठाया। हेलो, हाँ बेटा कहाँ हो, जल्दी घर आ जाना, बहुत समय हो गया। आरती बोली, हाँ माँ बस रास्ते में ही हूँ, आ रहे हो? फोन रखने के बाद नायक गाड़ी स्टार्ट कर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। आरती के घर से थोड़ी दूर पर ही नायक ने आरती को ड्रॉप कर दिया और आरती को बाय करते हुए आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर नायक ने गाड़ी पार्क की और दरवाजे पर खड़े होकर देर बेल बजाया। माँ ने दरवाजा खोल बहुत देर लगा दिया। बेटा इतना देर तक रहने की क्या जरूरत थी? नायक रामू काका के साथ बातें करते करते पता ही नहीं चला कि समय कितना हो गया। माँ बोली, अच्छा चल फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देता हूँ। नायक अपने कमरे में गया और बाथरूम में फ्रेश होने लगा। फिर फ्रेश होकर बाहर हॉल में गया तो देख भैया लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। नायक को देखते ही बोल, छोटे तू आ गया? हाँ भैया मैं आ गया। अच्छा जा तू पहले खाना खा ले। तभी माँ ने आवाज लगाई और नायक डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ चला। गरम गरम छोले भटूरे बने हुए थे। उसे देखकर नायक तो खाने पर टूट ही पड़ा। शाम के समय नायक कमरे में सो रहा था, तभी फोन के लगातार बजाने पर उसके नींद खुली। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो, अरे यार कहाँ है तू, जल्दी से अपने पुराने अड्डे पर आ जा। यह आवाज उसके दोस्त सोनू और आदि के थी। नायक तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकाला और माँ को बता दिया कि वह अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है, तो माँ ने भी उसे जल्दी आने को बोलकर जाने दिया। नायक ने अपने बुलेट निकले और अपने पुराने अड्डे पर चला गया। वह सोनू और आदि दोनों बैठे हुए थे। उनके पास जाने पर दोनों ने गले लगा कर नायक का स्वागत किया। सोनू भाई बहुत मोटा हो गया है, लगता है भाभी का प्यार हजम नहीं हो रहा है। आदि ऐसा नहीं है सोनू, अरे अब हमसे क्या छुपाना, बताना क्या क्या हुआ तुम्हारे और भाभी के साथ? नायक करे, वह ऐसी वैसी गर्लफ्रेंड नहीं है जो सीधे बिस्तर पर आ जाए। वह बहुत अच्छी है क्योंकि वह मेरा प्यार है, उसकी मर्जी के बिना मैं उससे टच भी नहीं करूंगा। आदि बोला, वह मेरे हरिश्चंद्र, आज तूने आंख में आंसू ला दिया। सोनू, अच्छा चल छोड़, ये बता आज क्या हुआ? नायक ने बताया, खैर पता है आज तो मैं पकड़ ही जाता, शर्मा अंकल ने आज लगभग देख ही लिया था, लेकिन बच गया। तीनों में बहुत देर तक बातें होती रही कि तभी सोनू ने कहा, कहीं दूर जाने की बात कही। नायक बोला, ख्याल तो काफी अच्छा है, वैसे भी बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए। तभी आदि बोल, पर जाना कहाँ है, कुछ सोचा है? सोनू, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, वह एक सरप्राइज है। नायक बोला, चल बता भी दे। सोनू, ठीक है, वह माधवगढ़ के महल का नाम तो सुना ही होगा। आदि, हाँ वह तो काफी पुराना महल है जो अभी तक सही सलामत है। नायक, हाँ अब उसे सरकार ने अपने शरण में ले रखा है, वहाँ रोज हजारों लोग घूमने जाते हैं, वहाँ सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे गार्ड भी है, लेकिन ये सब तो कुछ खास नहीं है। कुछ और बात हो तो बताओ। सोनू, मैंने सुना है वह एक खुफिया कैमरा है जिसे आज तक किसी ने नहीं ढूंढ पाया। नायक, अच्छा क्या है उसके अंदर? सोनू, वह तो कंफर्म पता नहीं है, लेकिन बहुत से लोग बताते हैं कि वहाँ खजाना हो सकता है। आदि, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे, वहाँ तो फुल सिक्योरिटी रहती है। सोनू, उसकी चिंता तुम मत करो, वहाँ के इंचार्ज मेरे अंकल
है, वह सब संभाल लेंगे नायक, तब तो बड़ा मजा आएगा। सभी उसे खुफिया कैमरे के अंदर क्या होगा ये सोच रहे थे। वही माधवगढ़ के उस महल के आसपास धूल और मिट्टी का गोबर उठने लगा, जिसमें अचानक कुछ नजर आया। दो बेहद काली आंखें, रात होने वाली थी। नायक वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा मम्मी पापा और भैया एक साथ सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और सीधे अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी पापा की आवाज आई, बेटा नायक शर्मा अंकल मिले थे ना तुमसे रास्ते में? मुझे झटका लगा, कहीं अंकल ने आरती और मुझे देखा तो नहीं लिया था, और पापा को बता दिया। मुझे लगता है देख ही लिया होगा, अब क्या करूं? तभी पापा की दोबारा आवाज आई, नायक शर्मा अंकल मिले थे क्या तुमसे? हाँ हाँ पापा मिले थे, वह शर्मा अंकल। तभी मम्मी बोल पड़ी, बेटा लड़की कैसी है? पापा बोले, खैर लगता है नायक को याद नहीं, मैं ही बता देता हूँ। मम्मी बोली, हाँ बताए ना पापा, लड़की बहुत सुंदर है, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मम्मी, अरे वाह, तब तो टेंशन ही खत्म हो गई। गौरव बोला, हाँ मम्मी। पापा बोले, तो फिर कल सब तैयार रहना, हम उनके यहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे। नायक बोला, रिश्ता लेकर? मम्मी बोली, और नहीं तो क्या, अब तो जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, यही दुआ है भगवान से नायक पर। अभी तो भैया की। पापा बोले, बीच में ही बोल पड़े, हाँ तेरा भाई भी जाएगा ना साथ में? नायक कुछ समझ नहीं पाया, ये सब क्या हो रहा है। वह अपने कमरे में चला गया। कमाल है, इनको आरती के बारे में पता चल गया, फिर भी मुझे डांटने की वजह शादी की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। नायक ने फोन निकाला और आरती को कॉल किया। कुछ देर घंटी जाने के बाद फोन रिसीव हुआ है। हेलो, उधर से आवाज आई, क्या हुआ? नायक बोला, यार एक प्रॉब्लम हो गई है। आरती, हाय रब्बा, क्या हुआ? नायक, शर्मा अंकल ने हमें एक साथ देख लिया है और मम्मी पापा को भी बता दिया। आरती, हे भगवान, फिर क्या हुआ? नायक, वह हमारी शादी की बात कर रहे हैं। आरती, क्या शादी की? नायक, हाँ कल ही रिश्ता लेकर जाने को बोल रहे हैं। आरती, पर यह सब हुआ कैसे? नायक, पता नहीं। कुछ देर बाद आरती, खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। देखो, अगर हम दोनों अपने परिवार को बताते कि हम शादी करना चाहते हैं तो वह हमारी बातों को कभी नहीं मानते और वह हमारी शादी नहीं होने देते। नायक बोला, हाँ यार, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, एक तरह से यह अच्छा ही हुआ। आरती बोली, यकीन नहीं हो रहा, हमारी शादी होने वाली है। बातें देर रात तक होती रही। सुबह माँ के जागने पर नायक की नींद खुली। नायक मुस्कुराते हुए उठा। आज वह बहुत खुश था। फटाफट नहा धोकर अपने बेडरूम में आया और व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट, साथ ही शर्ट के ऊपर ब्लैक जैकेट और ब्लैक टाई बहुत जंच रहा था। एक हाथ पर रोलेक्स घड़ी और दूसरे हाथ पर हीरो से ज्यादा एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। बालों पर थोड़ा जेल लगाकर सेट किया हुआ था। पैरों में ब्लैक जूते पहनकर वह अपने कमरे से बाहर आया तो माँ ने देखा तो नजर उतारने के अंदाज में सर पर हाथ रखकर बोली, जुग जुग जियो मेरे लाल। नायक माँ के गले लग गया। तभी गौरव वहाँ आ गया। देखकर मुंह फूलते हुए बोला, हाँ हाँ, सारा प्यार छोटे को ही दे दीजिए, हमें तो कोई पूछता भी नहीं। नायक भी चढ़ाते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं छोटा हूँ तो ज्यादा प्यार तो मुझे ही मिलना चाहिए। शर्मा गौरव को अपने पास बुलाते हुए बोले, सिर्फ छोटे को ही नहीं, बड़े को भी इतना ही प्यार मिलेगा। गौरव बीमा के गले लग गया। तभी पापा वहाँ आ गए। उनके सूट बूट और मुझे से वह कमांडर लग रहे थे। वह थोड़ी नाराजगी से बोले, अरे भाई, ये प्यार किसी और दिन कर लेना, अभी जल्दी चलो, हमें वैसे भी बहुत समय हो गया। मम्मी बोली, चलिए। उधर आरती भी सुबह उठकर तैयार हो गए थे। गुलाबी रंग की सलवार सूट और हाथों में 2 कंगन, आंखों पर हल्का सा काजल, इन सब में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह तैयार होकर हॉल में आई तो वहाँ कोई नहीं था। वह सोचते हुए रसोई घर में जाने लगी। कमाल है, आज मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, लेकिन मॉम डैड ने कोई तैयारी नहीं की और ना ही कुछ बताया। इधर नायक, गौरव और उनके मम्मी पापा गाड़ी में बैठे और लड़की वाले के घर की ओर निकल पड़े। जब गाड़ी आरती के घर से गुजरा तो नायक सोच में पड़
गया, आरती का घर तो यह है, तो फिर हम यहाँ ना रुक कर कहाँ जा रहे हैं? नायक बोला। माँ से पूछने लगा, माँ घर तो इस तरफ है ना? तभी पापा बोले, बेटा नया घर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। कुछ ही देर बाद में लड़की वाले के घर पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर लड़की वाले उनका स्वागत करते हैं या अंदर ले जाते हैं, यार सोफे की तरफ इशारा करके बैठने को कहते हैं। नायक गौरव और उनके मम्मी पापा सोफे पर बैठ जाते हैं। वहीं सामने वाले सोफे पर लड़की के पिता नारायण सिंह और मम्मी निर्मला जी बैठे हुए थे। आराध्य देव मुस्कुराते हुए बोले, जी श्याम तो आपको हमारे बारे में सब कुछ बात ही दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं हम लोगों का परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आराध्य देव है, मेरी धर्म पत्नी स्वर्ण और मेरा बड़ा बेटा गौरव और यह छोटा बेटा नायक है। मेरे दोस्त श्याम ने कल ही मुझे आप लोगों के बारे में बताया, तो मैंने कहा जब मेरे दोस्त को पसंद है तो मुझे क्या परेशानी होगी, इसलिए हम आज ये रिश्ता लेकर आप लोगों के घर आ गए। नारायण जी बिल्कुल सही किया आप लोगों ने, श्याम जी ने आपके बारे में हमें बताया, और आपके बारे में कौन नहीं जानता, इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति हैं आप। आराध्य देव मुस्कुराते हुए, अरे भाई साहब नारायण जी, घर मेरा नाम नारायण सिंह है और यह मेरी पत्नी निर्मला। आराध्य देव और निर्मला उनको नमस्ते करते हैं। आराध्या जी अब तो आप अपनी बेटी को बुला लीजिए, अगर लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो रिश्ता पक्का। नारायण जी हाँ क्यों नहीं बेटी, जरा यहाँ आना। तो नायक उस दरवाजे की ओर बड़ी बेसब्री से देख रहा था, कब आरती उसके सामने आएगी। नायक उसे आज पहली बार साड़ी में देखना चाहता था। नायक मन में ही उससे आरती तो खूबसूरत है और ऊपर से आज उसने साड़ी भी पहनी होगी, तब तो वह बिल्कुल किसी अप्सरा की जैसी लग रही होगी। नायक ये सब सो ही रहा था कि दरवाजा खुला और अंदर से एक लड़की बाहर आए। ऑरेंज रंग की साड़ी, बाल काले, गाने और मोटे, आंखों में हल्का सा काजल, कानों में सोने के झुमके, होठों में गुलाबी लिपस्टिक, गले में डिजाइनर हार, पैरों में छन छन करती पायल। सच कह तो उसे 16 सिंगर ने उसके खूबसूरत बदन पर 4 चांद लगा दिया है। वह अपने हाथ में रखे ट्रे को लेकर आगे बढ़ी और सभी को काफी देने लगी और फिर अपनी मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गई। इधर आरती की जगह जब नायक ने मोहिनी को देखा तो अक्का बक्का हो गया। वह सोचने लगा ये कौन है और आरती कहाँ है। वहीं नारायण जी बोले, जी यह मेरी बेटी मोहिनी है, हमारी इकलौती बेटी और बेटा दोनों। तभी आराध्या जी बोले, सच कहूँ तो आपकी बेटी खरा सोना है भाई साहब। नारायण जी बोले, जी शुक्रिया, बड़े लाड प्यार से पाला है हम अपने मोहिनी को। आराध्या भाई हमें तो लड़की पसंद है, अब लड़की लड़के एक दूसरे को पसंद कर ले फिर तो रिश्ता एकदम पक्का। ये सुनकर नायक का दिमाग चकरा गया, वह उसे लड़की को और देखने लगा, फिर वह से उठकर जाने लगा। तब उसकी मम्मी बोली, बेटा अभी कहाँ जा रहा है? नायक बोल, बस मैं एक जरूरी फोन करके आता हूँ। मम्मी बोली, जल्दी आ, तुझे जवाब भी देना है कि तुम्हें लड़की पसंद है या नहीं। नायक कुछ बोले बिना ही उसे कमरे से बाहर निकल गया और तेजी से आरती को कॉल करने लगा। थोड़ी देर में आरती ने फोन उठाया। हेलो, नायक बोला। हेलो आरती। आरती बोली, हाँ नायक ये क्या हो रहा है? नायक, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा था श्याम अंकल ने तुम्हारे बारे में पापा को बताया है, लेकिन उन्होंने तो किसी और के बारे में बताया है। पापा मुझे यहाँ किसी और लड़की को दिखाने ले आए हैं। आरती बोली, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? मतलब तुम मुझसे नहीं किसी और से शादी करने वाले हो? नायक बोला, नहीं यार ऐसा नहीं है। इतना करके आरती रोते हुए फोन कट करती है। आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। सूरज हिंदी कहानी।